नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सोमवार से शुक्रवार कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। आज भी कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आए हैं, आइए बताते हैं आपको आज हम किन विषयों पर करेंगे चर्चा। आज हम बात करेंगे मशरूम की खेती कैसे हो सकती है फायदे का सौदा, और साथ ही जानकारी हासिल करेंगे बेल वाली सब्जियों एवं तरबूज और खरबूज की खेती के बारे में। किसान भाइयों बहनों, इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060, 1800-113061। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें कृपया करके अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखिए और आप तभी अपना जो प्रश्न है, अपनी जो समस्या है उसका समाधान आप जान पाएंगे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। आज हमें मशरूम की खेती पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी जी, और इसके साथ ही बेल वाली सब्जियों के बारे में हमें जानकारी देंगे डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। दोनों विषय काफी अच्छे हैं। अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं या फिर बेल वाली सब्जियों की बुवाई कर चुके हैं और जानकारी हासिल करना चाहते हैं किस तरह से उनकी देखभाल कर सकते हैं, तो आप तमाम ये जो दोनों विषय हैं इनके ऊपर आप हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी जी का। डॉक्टर तिवारी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब हमारे देश में मशरूम की खेती के लिए जो रुझान है वो किसानों में ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नमस्कार किसान भाइयों। मशरूम जो कि एक ऐसी सब्जी है जिसकी अभी हमारे भारत में या पूरे विश्व में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। उसका मात्र एक ही कारण है कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और इसमें जो तत्व पाए जाते हैं आज की जो हमारी जीवन शैली है जिसको हम एक तरह से अवॉइड करते जा रहे हैं, और हम सभी तत्व अपने खाने में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मशरूम एक बैलेंस सब्जी है जिसकी हमें आज ज़रूरत है, और लोगों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से लोग को जो रुझान है मशरूम की खेती की तरफ बढ़ता जा रहा है। और दूसरा, जिस हिसाब से हमारे देश में अभी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो इसमें एक मशरूम में एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है जिसकी वजह से लोगों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो जो हमारे युवा किसान हैं अगर वो खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो मशरूम की खेती से भी शुरुआत कर सकते हैं। तमाम जानकारियां हासिल करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मशरूम की लोकप्रियता लोगों के बीच काफी बड़ी है। इसी लोकप्रियता ने हमारे देश में इसकी व्यावसायिक खेती की नींव डाली। मशरूम को खुम्ब भी कहा जाता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। रोचक बात ये है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। ऑयस्टर मशरूम को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चौकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियन और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा एक साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पॉन यानी बीज जरूर मिला दें। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। मशरूम की खेती करने से पहले इसकी ट्रेनिंग ले लेना बेहतर रहता है। ऐसा करके किसान मशरूम की खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो
तो अभी आपने मशरूम पर देखिए एक खास रिपोर्ट। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, अब रुख करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी का। डॉक्टर चौधरी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि बेल वाली सब्जियों की खेती के बारे में हम लोग तमाम जो है वो बात करते रहते हैं किस तरह से करनी चाहिए, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है आखिर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि जो गर्मी का मौसम है ये प्रारंभ हो चुका है। जब हम बेल वाली सब्जियों की बात करते हैं तो आमतौर पे जो हमारे दिमाग में आता है जैसे लौकी है, करेला है, खीरा है, और साथ साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं खरबूज और तरबूज की भी। ये सभी फसलें जो हैं इसमें पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, यानी इसमें 95 से 96% जो होता है वो पानी होता है। लेकिन पानी के साथ साथ ही ये विटामिन और लवण से भरपूर होते हैं जी। यानी आपके जो बॉडी है उसको ये तराई भी करते हैं। आपको प्यास की जरूरत जब पड़ती है तब भी आप बहुत सारे जो इलाके वहाँ पे लोग खरबूज और तरबूज खाते हैं, जिससे कि उन्हें पानी के साथ साथ पोषक तत्व मिलते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, जैसे हम अगर करेले की बात करें, करेला में जो तीतापन होता है वो मोमोडिसिन होता है, जिसके कारण जो हमारी डायबिटीज होती है उसको कम करने में मदद मिलती है। आजकल हम देखते हैं कि लौकी का जूस लोग पीते हैं। इस प्रकार की जो चीजें हैं, इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखना है, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं क्योंकि उनका वजन बढ़ रहा है, तो ऐसा खाना खाने चाहते हैं जिसमें कैलोरी कम हो लेकिन उसमें पोषक तत्व अधिक हो। तो ये जो भी कद्दू वर्गीय जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी यानी कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है। दूसरी चीज होती है इसमें फाइबर यानी रेशा जो होता है वो भी काफी अधिक होता है, जो हमारे पाचन तंत्र को सही रखने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ चूंकि यहाँ तरबूज की आज बात हो रही है, मैं ये भी कहूंगा कि कुछ हमारे फूड ऐसे होते हैं जिसको हम मूड फूड कहते हैं जी। यानी किसी कारण से अगर आप बहुत उदास हो गए हैं तो अगर आप बहुत सारा तरबूज खाते हैं तो आपके मूड को ये बदल सकता है। इसमें एक केमिकल होता है जो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन आपके मस्तिष्क में अधिक होता है और आप खुशनुमा फील करते हैं। तो बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं, जैसे इसमें एक कंपाउंड होता है जो सिट्रुलिन होता है, जो कहीं भी नहीं पाया जाता है, और ये भी टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद होता है, और आपके बॉडी का जो हमारा रक्त का जो प्रवाह होता है उसको भी सुचारू रखने में मदद मिलती है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कोई बीमार व्यक्ति भी होता है तो ये कद्दू वर्गीय सब्जियों की कोई भी सब्जी जो है वो आराम से खा सकता है, क्योंकि वो सुपाच्य होता है। खास करके जो ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर हम खरबूजे की बात करें, इसका जो रंग होता है, जो अगर आप नारंगी रंग के गूदे वाला अगर आप खरबूज खाते हैं तो आपको विटामिन ए और विटामिन सी दोनों की जो हमारी रिकमेंडेड डोज है पर डे, अगर आप 250 ग्राम खाते हैं तो वो दोनों चीजें आपकी जरूरत जो है पूरी होती हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज और जानकारी दे दूं जी। इन जो फसलें हैं इनको हम हार्ट हेल्दी फूड कहते हैं, यानी आपके हृदय के लिए ये काफी लाभदायक होती है। क्यों लाभदायक होती है? एक तो इसमें फैट नहीं होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, और इसमें जो सोडियम है वो बहुत कम होता है, और पोटासियम की मात्रा काफी अधिक होती है। इसीलिए हम किसान भाइयों को भी ये बताना चाहेंगे कि आज के दिन में जो हमारा बाजार है उसमें उपभोक्ता जो है, इनके लाभ को अगर हम बताएं उपभोक्ता को, इनकी डिमांड धीरे धीरे काफी बढ़ रही है, और किसान भाइयों को भी इसमें मदद मिलेगी। और आज हम देखते हैं कि बाजार में भी अभी से आना शुरू हो गया है, और अभी से लेके बिल्कुल जून जुलाई तक चलता है, फिर दोबारा मौसम में शुरू हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट सालों भर इसकी उपलब्धता जो है वो बनी रहती है। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छे आपने जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में आपने बताया, और कई तो ऐसी बातें हैं जो काफ़ी दिलचस्प जो है वो आपने यहाँ पर बताई है कि आपके मूड को भी ये जो है वो अच्छा कर देता है, क्योंकि आजकल की जो हमारी जीवन शैली है डॉक्टर हर्षवर्धन, उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें बदलाव जो है वो करने की आवश्यकता है। तो अगर आप अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करना चाहते हैं तो बेल वाली सब्जियों को आप इनमें शामिल कर सकते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक हैं। और इस विषय पर चर्चा को आगे जारी रखेंगे, पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। इस महीने में बेल वाली फसलों जैसे तोरई, कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी आदि की बुआई की जा सकती है। इन फसलों की बुआई के लिए अच्छी तरह से पलेवा कर खेत की तैयारी कर ले और बुआई के लिए जरूरी सस्य क्रियाओं को अपनाएं। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। लौकी और करेले की जनवरी-फरवरी के दौरान नर्सरी में तैयार की गई पौध की रुपाई करें। लौकी के पौधों की रुपाई 200 बाय 100 सेंटीमीटर की दूरी पर करें, जबकि करेले की पौधों की रुपाई 150 बाय 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। करेले की उन्नत किस्मों में पूसा संकर 1, पूसा संकर 2 और पूसा विशेष प्रमुख है। इनकी बुआई 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं।
कद्दू वर्गीय सब्जी के पौध की रुपाई मार्च अप्रैल में कर देनी चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। फसल कमजोर होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। ध्यान रहे कि यूरिया उर्वरक पत्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पत्तियां जल जाएंगी। बेल वाली सब्जियों में लाल भृंग कीट की रोकथाम के लिए सुबह ओस पड़ने के समय राख का बुरकाव करने से कीट पौधों पर नहीं बैठते हैं। कीट का प्रकोप अधिक होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले। इस समय किसान तरबूज और खरबूजे की खेती भी कर सकते हैं। तरबूज की बुआई के लिए 3.7 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। किसान तरबूज और खरबूजे की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। तरबूज की बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 250 से 350 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर रखें। तो अभी आपने बेल वाली सब्जियों के ऊपर देखी एक खास रिपोर्ट। आइए आपको एक बार फिर से दोनों विषय हैं वो बता दें। आज हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती के बारे में और साथ ही हम बात कर रहे हैं किस तरह बेल वाली सब्जियों की और इसके साथ ही तरबूज और खरबूजे की देखभाल जो है वो आप कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम में एक बार फिर से रुक करते हैं हम यहाँ पर डॉक्टर तिवारी का। डॉक्टर तिवारी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो किसान भाई बहन अगर मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं, अपने आर्थिक स्थिति में और भी ज्यादा सुधार लेके आना चाहते हैं, तो कैसे आसानी से मशरूम की खेती को शुरू किया जा सकता है? कितनी लागत आती है शुरू में? जो भी किसान हैं मशरूम खेती करना चाहते हैं, पहली बात तो उनको ये बताना चाहता हूँ, मशरूम खेती के लिए आप मशरूम चूँकि एक प्रकार का फंगस है, कवक है, और इस कवक को उगाने के लिए आप जो इसका माध्यम होता है, मीडिया होता है, वह सेलुलोज जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उस पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो जो सेलुलोज पाया जाता है वो धान के पुआल पर या गेहूं के भूसे में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा उसमें उसकी जानकारी लेके कैसे इसकी कंपोस्टिंग करते हैं या दूसरी बैटरी करें किसका उसका सबस्ट्रेट कैसे तैयार करते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेके आप उसकी खेती कर सकते हैं। उस खेती करने के लिए आपको कच्चा घर हो या पक्का घर हो या चाहे छप्पर में ही क्यों इसकी खेती कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसको आपको ओपन में इसकी खेती नहीं होती, इसको कवर्ड एरिया में इसकी खेती करनी होती है। जो भी किसान नए ग्रोवर्स हैं या नए किसान हैं या नए युवक लोग हैं जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो उनकी मेरी सलाह है कि इसका प्रशिक्षण लेके और आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। बिल्कुल। तो अभी आपने यहाँ पर जाना है कि किस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से मशरूम की खेती। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हमारे पहले कॉलर जो है हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, श्रवण कुमार जी बिहार से। आइए कार्यक्रम में सोहन कुमार जी मौजूद है, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ, हेलो मैडम। सोहन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, हम जानना चाहते हैं कि तरबूज और खरबूज की खेती कब कब मने किया जा सकता है? बिल्कुल, काफी स्पष्ट सवाल है इनका डॉक्टर जी हर्षवर्धन। हाँ, इन्होंने सही पूछा है कि कब कब। आजकल क्या है, किसान भाई भी ये चाहते हैं कि अगर हम कब खेती करें जिससे हमारा मुनाफा अधिक हो। और ये हम बराबर किसान भाइयों को बताते हैं कि किसी भी सब्जी की फसल अगर आप खेती तब करें जब आपकी फसल सबसे पहले मार्केट में आ जाए, लेकिन उसके लिए आपके पास उपयुक्त वातावरण आपके पास होना चाहिए। जैसे हम आम तौर पे जो किसान होते हैं वो अगर तरबूज और खरबूज की खेती, जो हमारा उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है, उसमें मार्च के प्रथम सप्ताह में वो बिजाई करते हैं। तो उनकी जो फसल होती है वो करीब 80 दिन के बाद आती है, जो कि अप्रैल के लास्ट में या मई के लास्ट तक आ पाती है। लेकिन वहीं पे कुछ किसान भाई जो होते हैं जो अगेती फसल लेना चाहते हैं जी, तो वो जनवरी के महीने में ही थोड़ा सा पॉलीथीन का घर बना के उसके अंदर अगर पौध तैयार कर लेते हैं तो 30 दिन में पौध तैयार हो जाता है। तो उनकी जो फसल होती है वो पौध की रुपाई अगर फरवरी के महीने में कर देते हैं तो उनकी फसल मार्केट में जल्दी आ जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना, एक तो ये हुआ। दूसरी चीज है, पहले हमारे जो इलाका है उत्तर भारतीय मैदानी इलाका, यहाँ पे एक ही सीजन में हम खेती कर पाते थे, लेकिन अब तरबूज की भी कुछ ऐसी किस्में आई हैं जो कम दिनों में तैयार हो जाती हैं। जो खास करके आप आइस बॉक्स टाइप देखते हुएगा, जो बेलनाकार होता है और करीब 2.5 से 3 किलो का जो तरबूज होता है। तो हमारा उत्तर भारतीय मैदानी इलाके में भी अब दोबारा इसकी खेती जो है हम 15 अगस्त के बाद या समझ लीजिए कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी अगर हम लगाते हैं, जब बारिश करीब करीब खत्म होने वाली हो, या तो हम उसमें भी हम कर सकते हैं कि उसकी हम पौध पहले से हम तैयार कर लें, और जिससे कि जब बारिश खत्म होने वाली हो, मानसून का लास्ट स्टेज हो,
उस समय अगर आप पौध को लगाते हैं तो सितंबर में अगर आप लगाते हैं तो दिवाली के आसपास यानी नवंबर के महीने में आपकी तरबूज चल सकती है। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को ये भी बताऊंगा कि आजकल तरबूजे और खरबूज की भी खेती हम पॉली हाउस और नेट हाउस के अंदर में भी करते हैं। जैसे हम अभी भी इस सीजन में हम कर सकते हैं, और ख़ास करके जो किसान भाई अगर देखते होंगे कि जो खरबूजा होता है, जो ऊपर से जिसका छिलका जो होता है वो पीले रंग का होता है, जिसको हम सरदा खरबूजा भी कहते हैं, तो उसको भी हम दोनों मौसम में हम नेट हाउस या पॉली हाउस में हम बेमौसम का भी लगा सकते हैं। यानी फरवरी से जो मई जून का इलाका है इसमें भी हम कर सकते हैं, और अगस्त सितंबर से हम अक्टूबर नवंबर में, या अगर पॉली हाउस में लगाएंगे तो हम सितंबर से दिसंबर तक भी इसकी खेती हम कर सकते हैं, जिससे किसान भाइयों का मुनाफा अधिक हो सकता है। बिल्कुल। तो सोहन जी, आपके प्रश्न का उत्तर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने काफी यहाँ पर विस्तार से दिया है। हम उम्मीद करेंगे आपको इससे जरूर लाभ मिलेगा। हमारे साथ अब मानिक दास जी जुड़ चुके हैं इस वक्त असम से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो मैडम जी, नमस्ते जी मैडम जी। मानिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं? मैं काकड़ी का खेती करता हूँ, लेकिन हार्मोन कैसे प्रयोग करता है वो जानना चाहता हूँ मैं। मैं चाहूंगी आप अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। मैं काकड़ी का खेती करता हूँ, कीट के बारे में जानना चाहता हूँ। ककड़ी की खेती आप करते हैं? हार्मोन कैसे प्रयोग करते हैं? जी, ककड़ी की खेती आप करते हैं? जी जी जी। कौन सा कीट लगता है? कीट के बारे में जानना चाहते हैं? काकड़ी के बारे में बहुत कीट होता है। ककड़ी में कीट लग रहे हैं आपके, किस तरीके का कीट लग रहा है, कुछ बता पाएंगे? मैं बता देता हूँ जी। देखिए, जो किसान भाई, दूसरे भी किसान भाई सुन रहे होंगे, जो मानिक दास जी का प्रश्न बिल्कुल सही है। एक तो कीट लगता है जब पौधा छोटा छोटा होता है, यानी अगर हम जब भी बुआई करते हैं उससे 20-25 दिन के अंदर में जो लाल रंग का कीड़ा होता है और उनके पत्तियों को खाता है, तो उसके लिए जैसा अभी बताया भी गया था, और एक कार्बोसल्फान नामक दवा आती है, उस कार्बोसल्फान का हम 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में हम घोल बना के इसका हम छिड़काव करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देना कि इसका छिड़काव हमें बिल्कुल सुबह में करना चाहिए। उस समय ये कीट जो होता है वो पत्ते पे बैठा होता है। जो ही सूरज की रोशनी आ जाती है तो इसके कीट जो होते हैं वो उड़ने लग जाते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर आप इसकी जहाँ खेती कर रहे हैं उसमें खरपतवार भी हमें निकाल देना है, क्योंकि अगर खरपतवार अगर अधिक रहेंगे तो इनके जो अंडे हैं और इनसे ज्यादा कीड़े पैदा होंगे और इससे आपके फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर मानिक दास जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है और आपको जरूर संतुष्टि होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि मशरूम की खेती किस तरह से हो सकती है फायदे का सौदा, और साथ ही हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कि बेल वाली सब्जियों के साथ साथ तरबूज और खरबूजे में इस वक्त आपको किस तरह से देखभाल करनी है, कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं और साथ ही इसकी खेती भी आप कब कर सकते हैं। दोनों के विषयों में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें फोन कीजिए। टेलीफोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 1800-113060 और 61। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल एक छोटा सा निवेदन, जब भी फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, तभी आप अपना प्रश्न पूछें। डॉक्टर तिवारी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन सी मशरूम की अच्छी किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं, जिनसे अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त हो सकता है?
मशरूम की खेती जैसा कि सीजन के हिसाब से की जाती है, तो अभी जो इस समय जो मौसम चल रहा है, क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है तापक्रम, तो इस मौसम में मिल्की मशरूम की खेती किसान भाई कर सकते हैं, जिसके लिए 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की ज़रूरत पड़ती है। और नमी जो है 80% से ज़्यादा अगर अपने कमरे में बना कर रखते हैं तो मशरूम की खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसकी जो प्रजातियां हैं, कोई स्पेशल मिल्की मशरूम प्रजाति नहीं है। एक इसकी कैलोसाबी इंडिका करके वैरायटी है और इसका स्ट्रेन नंबर अलग अलग से हैं। कुछ लेबोरेटरी वाले इसका जो स्ट्रेन नंबर जो आइडेंटिफाई किया है C1 करके है वैरायटी, जिसकी जो है अभी किसान भाई इसकी ज़्यादा मांग करते हैं और इसका जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होता है। इसकी जो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है वो 100 to 200% तक है। कहने का मतलब अगर 1 कुंटल भूसा उन्होंने लगाया है, जिसमें मशरूम खेती किया है, तो उसमें 1 कुंटल से लेके 2 कुंटल तक मशरूम का उत्पादन ले सकते हैं। और इसके जो मिल्की मशरूम के साथ साथ अगर चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पैडिस्ट्रा मशरूम भी होती है, जिसकी खेती वो कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो डिमांड होती है, जो मांग होती है, वह तमिलनाडु या उड़ीसा साइड में ज़्यादा होती है। हमारे इधर नॉर्थ और साइड में और पंजाब हरियाणा साइड में मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। और यह वैरायटी ऐसी वैरायटी है जिसकी अभी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिसकी वजह से अभी उतने मार्केट में मांग नहीं होती है। तो लेकिन चूँकि अभी प्रशिक्षण के माध्यम से और किसी उसके माध्यम से हम लोग इसको काफ़ी इस पर फोकस कर रहे हैं, जिससे किसान लोग इसको थोड़ा समझें इसकी खेती कैसे करते हैं। और अगर वो करते हैं तो एक अच्छा इनकम उनका हो सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि फरवरी और मार्च के आते आते बटन मशरूम खेती उनका प्रोडक्शन जो कम हो जाता है, उसका रीज़न होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो थोड़ा सा अगर इनका फोकस मिल्की मशरूम की तरफ होता है तो अपनी इनकम को और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही मनोहर लाल जी हमारे साथ मौजूद है पंजाब से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो मनोहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, जैसे कद्दू की बिजाई के लिए कौन सा बढ़िया बीज कौन से हैं? कद्दू की बिजाई के लिए कौन से अच्छे बीज हैं वो आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल। कहाँ से मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल, 2 प्रश्न इनके। देखिए, कद्दू का मतलब अगर मैं समझ रहा हूँ तो सीताफल जिसको हम लोग कहते हैं कद्दू, तो अगर ये पंपकिन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें हमारे संस्थान की पूसा संस्थान की 2 प्रजातियां हैं। एक प्रजाति है पूसा विकास और दूसरी प्रजाति है पूसा विश्वास। ये करीब करीब 5 से 6 किलो का होता है और इसका जो गूदा होता है वो बिल्कुल गहरा ऑरेंज कलर का होता है, यानी उसमें कैरोटीनाइड भी अच्छी होती है और ये काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड भी होती है। मार्केट में भी अगर आप इसको बेचते हैं, जो कि कलर जितना अट्रैक्टिव होगा उसमें डिमांड उतनी अच्छी होगी। और एक हमारी जो हाइब्रिड प्रजाति है, इसकी हमारे पास हाइब्रिड भी एक है पूसा हाइब्रिड 1 के नाम से, तो ये हमारे संस्थान से भी मिल सकती है। हमारा जो करनाल का स्टेशन है, रीजनल स्टेशन, वहाँ से भी इसके बीज प्राप्त होते हैं। और साथ साथ जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, यानी राष्ट्रीय बीज निगम है, ये भी इन तीनों प्रजातियों और हाइब्रिड के बीज आपको उपलब्ध कराते हैं, जहां से भी आप इसकी बीज प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी जिन्होंने बुआई कर रखी है बेल वाली सब्जियों की या खरबूजे की, तरबूज की, अभी कौन कौन से उनमें कृषि कार्य करने की आवश्यकता है? खासतौर से अगर हम बात करें सिंचाई की, तो जिस तरह से तापमान में जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो सिंचाई कब करें, कितने अंतराल पर करें, किस तरह से करें, क्या जानकारी देंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि जब भी हम अगर खेती का अगर हम बात करते हैं तो हम लोग का हमेशा प्रयास ये होता है कि किसान भाइयों को ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिससे उनकी लागत कम से कम हो सके। जी। चाहे उनकी पानी में उनकी लागत हो या उनका पोषण प्रबंधन में हो या बीज में हो, जिससे उनकी लागत अगर कम होगी तो जो उपज होगा उससे उनका मुनाफा अधिक से अधिक हो। बिल्कुल। सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताया जाता है कि जब भी इनकी बेल वाली फसलों की अगर आप बिजाई करते हैं, चूँकि इनकी बेल काफ़ी लंबी होती है, 1.5 मीटर 2 मीटर तक होती है, इसलिए आमतौर पे शुरू में ही सलाह दी जाती है कि इनको हम नालियों में लगाते हैं। यानी जब हम पानी देंगे, सिंचाई करेंगे, तो सिर्फ हम नालियों में पानी डालेंगे और नाली के दोनों तरफ हम फसल लगाते हैं, जिससे एक नाली से दूसरे नाली की बीच का जो हिस्सा होगा उसमें हमें पानी नहीं डालना पड़ेगा। जी। तो ये हमें ध्यान देना होता है। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि जब हम पोषक तत्व हम डालते हैं तो वो भी हम इन्हीं नालियों के आसपास ही डालते हैं। जब हम नाली बनाते हैं तो करीब 35 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी नाली होती है और 15-20 सेंटीमीटर गहरी नाली होती है। अगर नाली अगर आपकी बिल्कुल अच्छी है तो आपको ये देखना होगा कि आपकी मिट्टी कैसी है,
जैसे जहाँ बिल्कुल बलुई मिट्टी होती है वहाँ थोड़ा जल्दी सूखता है, तो वहाँ हो सकता है कि आपको हर चौथे दिन या 5वें दिन उसमें पानी डालना पड़े। जहाँ की मिट्टी थोड़ी दोमट है तो उसमें हो सकता है कि आपको करीब 1 सप्ताह के अंतराल पे भी अगर आप उसमें पानी अभी अगर डालते हैं तो ये सही रहेगा। इसके साथ साथ पानी की मात्रा इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपने बहुत सारे खरपतवार अगर उसमें डाल लिए हैं तो खरपतवार का अगर आप प्रबंधन अगर सही ढंग से करेंगे तो आपको पानी की भी मात्रा कम डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं, पहले हम उनका सवाल जो है वो शामिल कर लेते हैं। आशीष यादव जी हमारे साथ मौजूद है झारखंड से, आपका सवाल जानना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी आशीष जी, आपसे निवेदन करूंगी पहले आप अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रहा है? हमें आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए आशीष जी। मैं आशीष अरवेला भोजपुरी में अरवा के याद आएगा। मैडम, करेला कैसे मर जाता है उसके बारे में जानकारी लें। कितने दिन का पौधा है जो मर जाता है? कितना दिन का? हाँ, 1 महीना का। हाँ, देखिए आम तौर पे जैसा इन्होंने कहा कि कोई भी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं वो करीब 20 से 25 दिन या 30 दिन के आसपास होता है। तब अगर पौधा अगर किसी कारण से अगर मर रहा है तो हमें ये ध्यान देना है कि हो सकता है कि उसमें फ्यूजेरियम बिल्ट जो होती है उसकी समस्या हो सकती है, या एक गमी स्टेम ब्लाइट होता है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? आमतौर पर आप देखेंगे कि पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन जो जड़ का हिस्सा है या जड़ से लेके जो जहाँ से पहला नोड मिलता है उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो कई बार क्या होती है, जो तना होती है वहां से फट जाता है और उससे लाल रंग का कुछ निकलने लगता है। एक तो ये समस्या होती है। दूसरा कई बार होता है कि पौधा बिल्कुल जड़ से ही सूख जाता है। एक तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इनका प्रबंधन जब आप करें, इनकी जब बिजाई करें तो हमको फसल चक्र अपनाना है, यानी एक ही खेत में बार बार ये सारी जो बेल वाली फसलों जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ये एक ही कुल की होती हैं। तो ये जो मृदा जनित बीमारियां होती हैं, अगर उसी में अगर आप बार बार कभी आप लौकी लगाएंगे, करेला लगाएंगे, तरबूज लगाएंगे तो ये सारी फसलों को नुकसान करती है। तो एक तो हमें ये ध्यान देना है। दूसरा चीज़ है हमको बीज शोधन करके लगाना चाहिए। जब आप अगर मैन्योर लगाए हैं या जब बिजाई किए हैं उसमें अगर आप थोड़ा ट्राइकोडर्मा अगर लगा के अगर नालियों में रखेंगे तो ये समस्या कम होगी। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया है और ये समस्या अगर आ गई है तो अभी आप बेविस्टिन का या कैप्टाफ का या दोनों को 1-1 ग्राम मिला के 1 लीटर पानी में और इसका घोल बना लें और इसको ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग का मतलब होता है कि उसके जड़ और जड़ से करीब जो 1 फुट का हिस्सा है तना का, वहां पे आप इसको डालते हुए जाएंगे तो बहुत हद तक आप इस पे नियंत्रण पा सकते हैं। बिल्कुल। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर तिवारी का। डॉक्टर तिवारी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह हमने अभी यहाँ पर बेल वाली सब्जियों में सिंचाई की जो है वो बात करी, तो मशरूम के अंदर नमी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बताएंगे? मशरूम की खेती जब भी किसान भाई कर रहे हैं, अगर उनको समस्या आती है, क्योंकि मशरूम खेती में 2 ही चीज़ मेन होता है, एक मॉइस्चर होता है, एक टेम्परेचर होता है। मॉइस्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने अपने कमरे में ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं किया है, मॉइस्चर जो कि अगर बटर मशरूम खेती कर रहे हैं तो 80 से 90% तक मॉइस्चर मेंटेन करना होता है, और अगर मिल्की मशरूम खेती कर रहे हैं तो 80% से ज़्यादा मेंटेन करना होता है, और ढींगरी मशरूम खेती अगर कर रहे हैं तो 80 से 90% तक मेंटेन करना होता है जी। अगर आप कंट्रोल कंडीशन में कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो किसान भाई नॉन एसी हट में कर रहे हैं या अपने कमरे में कर रहे हैं तो उसको मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए उनको पानी का छिड़काव करना होता है। फर्श पे कर दें, दीवारों पे कर दें। अगर फर्श पे उसके बावजूद भी मॉइस्चर नहीं मेंटेन हो रहा है तो कोशिश करें कि दीवार के चारों तरफ जूट के बोरे टांग दें और उसको गीला करके रखें, तो कमरे में मॉइस्चर आसानी से मेंटेन हो जाता है। अगर उसके बावजूद भी नहीं मेंटेन हो रहा तो एक मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिफायर, उसको अगर चला कर रखते हैं तो बहुत आराम से मॉइस्चर या नमी मेंटेन हो जाती है। और उसका जो तरीका होता है नापने का कि हमको कितनी बार पानी का छिड़काव करना होता है, तो उसका एक मीटर होता है। अगर आप अपने कमरे में देखें 60 से 70% अगर नमी है तो 4 बार पानी का छिड़काव करना होता है, और अगर आपके कमरे में 70 से 80% तक मॉइस्चर है तो 3 बार पानी का छिड़काव करना होता है। अगर आपके कमरे में 80 से 90% तक मॉइस्चर है तो 2 बार पानी का छिड़काव करना होता है। कहने का मतलब 2 बार तो कंपल्सरी है, आपको सुबह शाम पानी का छिड़काव करना है। पानी का छिड़काव करते समय ध्यान ये देना है जब आप अपने केसिंग सॉइल को टच करें
तो अगर टच करते समय आपकी उंगली पे हल्का सा भी नमी आ जाती है तो पानी का छिड़काव नहीं करना है। अगर आपकी उंगली पे नमी नहीं आया है तो पानी का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो उस चूँकि मशरूम जो पिन हेड्स होते हैं वह बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर उस पर नमी नहीं रहेगी तो ड्राई हो जाता है। तो अगर आप नमी मेंटेन करके रखेंगे तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। तो आपको एक बार हम फिर से बता दें कि अपने आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से आप कर सकते हैं मशरूम की खेती और कैसे आपने बेल वाली सब्जियों की और साथ ही साथ खरबूज और तरबूज की भी आप कैसे खेती कर सकते हैं और कैसे आपने उनकी देखभाल करनी है। तो इन विषयों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती के बारे में और कैसे आप कर सकते हैं बेल वाली सब्जियों की खेती। हमारे अगले कॉलर बाबू बली जी हमारे साथ देहरादून से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो, हेलो बाबूबली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे छोटा सा निवेदन है, अपने टीवी की आवाज को पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं। जी सवाल पूछिए। बाबूबली जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बाबूबली जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, जी, इसीलिए हम बार बार जो है वो अपने कार्यक्रम में निवेदन करते हैं, इसी तरह की जो समस्याएं हैं वो फिर सामने आती हैं, तभी हम आपको बार बार कहते हैं कि जब भी सवाल पूछने का समय हो आप अपने टीवी की आवाज को पहले ही बंद करके रखिए, जिससे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाबूबली जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बहरहाल इनका सवाल जो है जितना हमें पता चला है वो तोरी से संबंधित है कि शायद ये तोरी की खेती करना चाहते होंगे देहरादून में। तो डॉक्टर हर्षवर्धन क्या बताना चाहेंगे?
जी हाँ, तोरी की खेती ये कर सकते हैं। उसमें 2 प्रकार की तोरी होती है। जैसे एक चिकनी तोरी होती है, तो चिकनी तोरी की खेती ये अभी भी अगर चाहें तो वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि देहरादून थोड़ा सा बाकी हिस्सा के मुताबिक वहाँ थोड़ी अभी गर्मी कम होगी। तो चिकनी तोरी में जैसे हमारे यहाँ की पूसा स्नेहा प्रजाति है और एक नई प्रजाति पूसा श्रेष्ठा जो हाइब्रिड प्रजाति है आई है, और एक धारीदार तोरी होती है। तो धारीदार तोरी अगर ये लगाना चाहते हैं तो उसकी भी हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा नूतन, तो उसको ये लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये चाहें तो उसकी खेती दोबारा फिर जो बारिश का मौसम होता है यानी जुलाई के महीने में पुनः लगा सकते हैं, जिससे कि इनकी जो फसल होगी फिर करीब 35-40 दिन के बाद उसमें फसल आने लग जाती है। तो इन किस्मों का चयन करके ये तोरी की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हर्षवर्धन, पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से जो है वो अभी फिलहाल जो हमारी बेल वाली सब्जियां हैं या जो तरबूज और खरबूजा है, किस तरह से पोषण प्रबंधन करना है उनका किसानों जी हाँ, देखिए पोषक प्रबंधन जो होता है खास करके जैसा कि आप सब जानते हैं किसान भाई कि सबको जो मृदा का जो आपको स्वास्थ्य कार्ड जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो दिया गया है जो आपकी मृदा की सेहत के बारे में बताता है। यानी आपकी मृदा में जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं पहले आपको ये जानना है, उसके बाद आपको निर्धारित करना है कि आपको उसमें कितनी मात्रा डालनी है। लेकिन कोई भी सब्जी अगर आप लगाते हैं और खास करके अगर ये बेल वाली सब्जियां अगर लगाते हैं तो हम आमतौर पे किसान भाइयों को बोलते हैं कम से कम 25 टन गोबर की खाद, बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद हमें जुताई से पहले ही हमें डाल देनी है। जब हम बिजाई करें उससे कम से कम 1 महीना पहले। उसके बाद हम आमतौर पे जो किसान भाइयों को बताते हैं करीब 60 से 70 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, करीब 50 से 60 किलोग्राम हमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और पोटास इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसका बहुत ही भूमिका होती है। कम से कम हमें 50 केजी प्रति हेक्टेयर हम पोटास डालते हैं। आप जैसे देखते हैं कि जो खरबूजे का गूदा का रंग होता है वो पोटास पे डिपेंड करता है, जो उसकी मिठास होती है तरबूज की या खरबूज की, अगर आपके खेत में अगर आप पोटास उपयुक्त मात्रा में डालेंगे तो उसके जो खरबूजे होंगे तरबूज होंगे वो अधिक मिठास वाले होंगे। और उसके साथ साथ जब हम अगर पोटास डालते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं वो भी कम लगते हैं। कई बार किसान भाइयों को लगता है कि हमारे खेत में पोटास बहुत है इसीलिए वो सिर्फ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करते हैं और पोटास कम डालते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पोटास की पूरी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा किसान भाइयों ने बिजाई के समय में दे दिया होगा। अब अगर उनकी फसल अगर 30 दिन के आसपास की हो रही है तो उसमें वो पानी डाल के और 1/3 हिस्सा जो नाइट्रोजन का है उसको डाल के और वो मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ा के अगर पहले आप नाइट्रोजन डाल दें यानी यूरिया अगर डाल रहे हैं तो डाल दें। अगर किसी कारण से आपकी अगर ग्रोथ बिल्कुल कम हो रही है तो 1% यूरिया का घोल बना के इनका फोलियर यानी इनका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। जी। एक चीज और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो कद्दू वर्गीय या बेल वाली फसलें होती हैं उसमें आप देखते हो कि नर फूल अलग होता है और मादा फूल अलग होता है। जो आपको फलन मिलता है वो सिर्फ मादा फूल से मिलता है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मादा फूल की संख्या ज्यादा हो और नर फूल की संख्या कम हो। आमतौर पे नर फूल करीब मादा फूल से 15 से 20 गुना अधिक होते हैं। और अगर आप फूल जब आना लगे उस समय अगर आप नाइट्रोजन अगर ज्यादा डालेंगे यानी अगर आप यूरिया की मात्रा अगर अधिक डालेंगे तो आपके खेतों में सिर्फ नर फूल आएंगे, मादा फूल कम आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन तमाम चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे और फिर जो 1/3 हिस्सा जो नाइट्रोजन का बचा है जब फल का बढ़वार का समय आता है उस समय में अगर आप डालेंगे तो आपकी फसल जो काफी सेहतमंद रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर तिवारी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि जब मशरूम की खेती करते हैं तो क्या उसमें भी पोषक तत्व प्रबंधन की आवश्यकता होती है? अगर है तो किस तरह से कर सकते हैं पोषक तत्व प्रबंधन जिससे कि उत्पादन जो है वो अच्छा मिले? मशरूम की खेती में भी पोषक तत्व का बहुत महत्व रखता है, लेकिन उसमें जो भी मशरूम के किसान भाई हैं उनको पता है कि जब हम बटन मशरूम खेती करने जाते हैं तो उसमें एक कंपोस्ट का फार्मूला अपनाते हैं और जो कंपोस्ट का जो फार्मूला है वो पोषक तत्व से ही संबंधित है। उसमें जो गेहूं का भूसा लेते हैं या धान का भूसा लेते हैं उसका 5 से 5% जो है गेहूं का चोकर और 40% चिकन मैन्योर मुर्गी खाद लेते हैं और 1 से 1.5% उसमें यूरिया डालते हैं और उसमें 5% के आसपास जिप्सम डाल के मशरूम के कंपोस्ट की खाद बनाते हैं। और अगर इसको फार्मूला बेस पे करते हैं तो उसका जो फार्मूला बनाते हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो ही मेंटेन करते हैं। अगर कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कंपोस्ट बनने के बाद 17:1 का रेशियो है तो उनके कंपोस्ट में जो पोषक तत्व है वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध है।
अगर उतना नहीं मेंटेन होता है तो उसमें पोषक तत्व कमी है, आगे चल के जो उसमें मशरूम का जो उत्पादन होगा बहुत कम मात्रा में होगा। और कोशिश से करिए जो भी कंपोस्ट बनाइए फार्मूला बेस पे खेती करें तो उसमें अच्छी तरह से प्रोडक्शन होगा। बिल्कुल। हमारे साथ सुरेश जी इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर आसाम से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, हमको ये क्या बोलते किचन गार्डन करने का है जी। तो मेरे पास में 3000 स्क्वायर फीट का जगह है, प्लॉट है, लेकिन जगह जो है थोड़ा सा ड्राई है, मतलब ये जो है ना जी इतना उपजाऊ नहीं है वो जगह, लेकिन मुझे किचन गार्डन करना है, तो उसमें हम कैसे करें? ठीक है, तो वहाँ पर आप बेल वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं? हाँ जी बेल वाले। हाँ देखिए, नो मैं समझ गया। जैसा आप कह रहे हैं कि अगर उसमें सबसे पहले तो आप ये करें कि उसमें गोबर की खाद आप अधिक मात्रा में डालें। जब हम गोबर की खाद डालते हैं तो जो मिट्टी होती है उसका जो कार्बनिक तत्व होता है वो भी बढ़ता है। अगर आपका बिल्कुल अगर लगता है कि बिल्कुल उपजाऊ भूमि नहीं है तो एक बार आप उसमें, जैसे अभी जो बारिश का आने वाला मौसम है उसमें ढैंचा है या सनई है, इस प्रकार की फसलों को आप पहले खेती कर लें और उसको उसी में आप दबा दें। यानी उसका आप फसल को अवशेष जो होता है उसको आप मिट्टी में ही दबा दें, तो इस जिसे हम जैविक खाद बन जाएगा, उससे आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर आप इन जो इसे अगर मिट्टी में बिल्कुल उर्वरक क्षमता कम है तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं किचन गार्डन के तौर पे, तो एक काम आप और कर सकते हैं, 1-1 मीटर के अंतराल पे आप छोटा छोटा गड्ढा यानी पिट बना लें और सिर्फ पिट में आप गोबर की खाद डाल दें और वहीं पे अगर आप इन सब्जियों के बीज अगर 2-3 बीज एक जगह डाल दें 1-1 मीटर के अंतराल पे, तो आपका जो कम रिसोर्सेज में भी आप इनकी खेती कर सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी अगर उतनी उपजाऊ नहीं भी है तो जहां पे आप उसको लगा रहे हैं सिर्फ वहीं पे अगर आप उसको उचित मात्रा में अगर आप पोषक तत्व अगर देंगे, खास करके जो हमारा जैविक पोषक तत्व है, तो आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अब जैसे हम बात कर रहे हैं लगातार कि तापमान में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में सब्जियों के अंदर रोगों का प्रकोप बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अभी फिलहाल बेल वाली सब्जियों में कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनका प्रकोप हो सकता है और कैसे उनका नियंत्रण करें? जी हाँ, जैसे इस मौसम में काफी बीमारियां आती हैं, फ्यूजेरियम विल्ट की चर्चा हमने कर ली है। अभी जो दूसरी समस्या है कि अगर इस मौसम में कभी भी अगर बारिश अगर हो जाती है या होने की संभावना हो तो एक बीमारी आती है जिसे हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। यानी आप देखेंगे जो आपका पत्ता है उसका जो नीचे का हिस्सा है उस पे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जी। और 2-3 दिन के अंदर अगर आपने कुछ नहीं किया तो पूरा खेत जो है वो सारे पत्ते आपके भूरे हो जाएंगे और बाद में काले होकर पूरी फसल आपकी बर्बाद हो जाएगी। और कभी भी अगर बारिश के मौसम में अगर बारिश, ये गर्मी के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो इस बीमारी के आने की काफी संभावना होती है। ठीक है। इसके लिए आपको डाइथेन M45 नामक एक दवा है जिसका हम 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसका हमें छिड़काव करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जैसे जो अभी का मौसम है और अभी खास करके जो किसान भाई जिनकी पॉली हाउस में खीरा होगा या खरबूजा होगा या कोई भी अन्य फसलें होंगी तो उसमें एक बीमारी काफी आती है जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। आप देखेंगे कि जो पत्ता है क्योंकि उसके अंदर नमी भी अधिक होती है पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर और उसमें गर्मी भी अभी अधिक है जी। तो आप देखेंगे उसके ऊपर सफेद सफेद जो है बिल्कुल रुई की तरह पूरा पत्ता आपका ढक जाता है जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। तो इसको नियंत्रण करने के लिए तो जिन पत्तों पे ये अधिक आ गया उन पत्तों को आप तोड़ के बाहर फेंक दें और उसके बाद उसमें अगर बेविस्टिन है या रिडोमिल है तो इसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर लें। आमतौर पे इसमें हम सल्फर वाली जो ये है उसका हम छिड़काव नहीं करने की संस्तुति करते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि कौन कौन से रोग जो है वो बेल वाली सब्जियों में लग सकते हैं और कैसे आपने उनका निदान करना है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना,
साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है। परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से आप कर सकते हैं मशरूम की खेती और कैसे आप बेल वाली सब्जियों की खेती कर सकते हैं और कैसे अभी आपने उनकी देखरेख करनी है। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो फटाफट से हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61। जब भी फोन करेंगे अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और तभी आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछें। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी और डॉक्टर तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर तिवारी का। डॉक्टर तिवारी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मशरूम के अंदर किस तरीके के रोगों और कीटों का प्रकोप हो सकता है? मशरूम के अंदर अगर बटर मशरूम खेती कर रहे हैं तो उसमें दो प्रकार की बीमारियां आती हैं। एक तो कंपिटिटर मोल्ड्स आते हैं और दूसरे जो हैं डिजीज़ टाइप के रोग आते हैं जिसको बोलते हैं। तो जो मोल्ड्स आते हैं वो एक तरह से आपने अगर अपने मशरूम हाउस के अंदर कुछ साफ़ सफाई अपने नहीं ठीक से किया है, कंपोस्टिंग का जो आपने किया अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया है, तभी ये मोल्ड्स आते हैं। अगर मोल्ड्स आ गए हैं, मोल्ड्स कई प्रकार के होते हैं, या ग्रीन मोल्ड्स, येलो मोल्ड्स एंड वाइट प्लास्टर मोल्ड्स एंड ब्लैक मोल्ड्स, ये मोल्ड्स आते हैं। अगर इस प्रकार की कोई उसमें आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं जी। तो जब मशरूम के फंगस की ग्रोथ होती है, जहाँ पे मशरूम के फंगस की सफ़ेद कलर की ग्रोथ होती है वहाँ पे दूसरे कलर की फंगस की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए उसमें मोल्ड्स आ गए हैं। तो इस कंडीशन में एक दवा आती है जिसको हम बोलते हैं कार्बेंडाजिम। उसका आप जो है 0.1% का सोल्यूशन बना के आप उसका स्प्रे करते हैं तो बहुत आसानी से वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जब मशरूम का प्रोडक्शन हो रहा हो, उत्पादन हो रहा हो, उस समय बीमारी आती हैं। जैसे एक आता है बीमारी वेट बबल और ड्राई बबल नाम की बीमारी आती है। तो अगर इस प्रकार की आ रहा है तो उसमें कुछ उसके करैक्टर होते हैं जिसको आप देख के पहचान सकते हैं कि ये बीमारी है। तो जब मशरूम उग रही होगी तो उसके ऊपर साइड से आप देखेंगे ब्राउन कलर के आपके उस पर धब्बे पड़ जाएंगे और हल्का सा उस पर गड्ढा टाइप का आपको दिखाई देगा और टच करेंगे तो आप हल्का सा वहाँ से चिपचिपा टाइप का होगा जी। तो अगर इस प्रकार का है तो इसमें समझ लीजिए वेट बबल की नाम की बीमारी आई है। एक जो है फंगस की दूसरे प्रकार से फंगस की ग्रोथ हो गई है जी। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप अपने मशरूम की जो है क्लीनिंग करिए। उसमें जो उसमें आपने मशरूम की तुड़ाई करते समय जो उसके स्ट्राइप या डंडी उस पर बची हुई है उसको निकाल दीजिए और वहाँ पे रीकेसिंग करिए जहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं। और उसके बाद एक दवा आती है जिसको हम बोलते हैं डाइथेनियम 45 और उसके साथ साथ आप एक दवा और है जिसको हम कार्बेंडाजिम, दोनों का आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर डाइथेनियम 45 स्प्रे कर रहे हैं तो 1 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे कर दीजिए तो बहुत आसानी से वह कंट्रोल हो जाता है। और पानी का छिड़काव सबसे पहले उसमें आप कम कर दीजिए। दूसरा एक बीमारी आती है उसमें बैक्टीरियल ब्लास्ट टाइप का आता है जिसमें बैक्टीरियल बीमारी है। अगर उस प्रकार की बीमारी आ रही है तो भी आप सबसे पहले आप अपने कमरे में जो है पानी का छिड़काव सबसे पहले कम करें। और एक दवा आती है ब्लीचिंग पाउडर, आप उसका जो है अगर स्प्रे करते हैं तो बहुत इजीली वह कंट्रोल हो जाता है जी। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर उदय कुमार जी हमारे साथ पूर्णिया बिहार से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। जी सवाल मेरा ये है कि मैं खीरा के उन्नत नस्ल के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि खीरा के उन्नत बीज कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं जी जो कि अधिक उत्पादन दे और उसका बाजार मूल्य भी अच्छा मिले। और मेरा एक प्रश्न और है जी
कि उसको जो खेत में हम लगाएंगे जी, कि किस टाइप से उसका मतलब बड़ा बनाए कि उसमें अधिक से अधिक पौधा आए। बिल्कुल जी डॉक्टर हर्षवर्धन, दोनों उदय ही जी सवाल आपने बिल्कुल सही आपने पूछा है। देखिए, अगर आप गर्मी के मौसम में अगर खीरा लगाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की एक प्रजाति होती है पूसा उदय, इसका आप चयन कर सकते हैं। या अगर आप बारिश के मौसम में लगाना चाहते हैं तो एक पूसा बरखा प्रजाति है, इसका आप चयन कर सकते हैं। ये जो दोनों प्रजातियां हैं ये देसी प्रजातियां हैं। देसी प्रजाति की विशेषता क्या होती है कि अगर ऊपर से आप देखेंगे, अगर तोड़ने के 2-3 दिन के बाद भी इसके जो फल होते हैं वो गुदा क्रिस्पी बना रहता है। और अगर आप पॉली हाउस के अंदर अगर खेती करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की एक बीज रहित खीरा की भी प्रजाति है पूसा पार्थेनोकार्पिक खीरा 6, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। खास करके अगर आप बारिश के मौसम में लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जैसा आपने पूछा कि मचान बना के अगर आप खेती करें तो आप अधिक पौधा भी लगा सकते हैं। और मचान पे अगर आप उनको चढ़ा देंगे तो उसमें फलन भी अच्छी होगी और बारिश के कारण आपके फल जो मिट्टी से नहीं सटेंगे और खास करके उसमें पॉलिनेशन जो है वो भी उसमें अच्छा होगा और आपकी उत्पादन अधिक होगी। बिल्कुल डॉक्टर हर्षवर्धन, बिल्कुल संक्षेप में अब मैं आपसे प्रश्न जो है वो उसका उत्तर चाहूँगी। बहुत से हमारे लोगों में ये भ्रांति होती है कि कोई भी अगर बेल वाली सब्जी है उसका जो साइज है वो नॉर्मल सब्जी से काफ़ी बड़ा जो है वो दिखता है, तो उन्हें लगता है कि उसके अंदर किसी तरीके की इंजेक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये भ्रांति है लोगों में, इसको किस तरह से आप दूर करेंगे? ये बिल्कुल ये भ्रांति है कि उसमें अगर हम कोई ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने से उसकी जो साइज है बहुत जल्दी फैल जाता है। हमारे यहाँ ये रिसर्च करके देखा गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता, उसे बशर्ते और नुकसान होता है। लेकिन अगर आपकी वो हो तो मैं एक चीज़ और किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ, खास करके चूंकि समय काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें जो फल छेदक मक्खी है वो काफ़ी किसान भाइयों को परेशान कर रही होगी। जिनकी भी फूल आना प्रारंभ हो गया है तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि किसी भी दवा का अगर आप स्प्रे करें तो मॉर्निंग के समय में ना करें, क्योंकि उस समय हमारे परागन होता है वो मर सकते हैं। और अगर फल छेदक मक्खी है तो इसके नियंत्रण करने के लिए एक तो हमें फेरोमोन ट्रैप्स लगाने हैं, वो आप अपने खेतों में कम से कम 1 हेक्टेयर में 10 लगा लें, जिसमें कर सकते हैं। उसके बाद एक येलो स्टिकी ट्रैप आता है, उसको आप लगा दें तो उसमें कुछ कीड़े जो हैं वो दब जाएंगे। आप अपनी फसल के किनारे किनारे अगर मक्का या सोरगम यानी ज्वार लगाए हैं तो आप कम कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको दवा का स्प्रे करना पड़े तो एक हमको पॉइजन बेट बनाना है, यानी आप करीब 10 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ और इमिडाक्लोप्रिड या स्पाइरोमेसिफेन या कोई और दवा स्पिनोसाइड आती है, इसका एक घोल बना के और जो जूट का बोरा है या चट्टी है उसको अलग अलग एक तसले में रख के थोड़ा सा वो लगा दें जिससे वो भींगा रहे, जैसे कि फल मक्खी अगर आएगी उस पर ज़्यादा देर तक बैठेगी तो उसका नियंत्रण आप आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सीधा अगर आप दवा का स्प्रे करेंगे किसी भी दवा का तो फल मक्खी का नियंत्रण करना मुश्किल होता है। तो ये जानकारी किसान भाइयों के लिए काफ़ी अहम थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ साझा कर लूं। जी बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी जानकारी जो है वो यहाँ पर आपने दी है। और डॉक्टर तिवारी, चलते चलते आपसे भी संक्षेप में बिल्कुल छोटे मैं आपसे एक यहाँ पर प्रश्न का उत्तर चाहूँगी कि मार्केटिंग जो है वो मशरूम की बहुत ज़रूरी होती है, तो जब उसका उत्पादन अच्छा हो जाए तो किस तरह से जो है वो इसकी मार्केटिंग की जा सकती है? बटन मशरूम की हो या किसी और दूसरी प्रजातियां हों, अगर आपका मशरूम अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो मार्केट में उसकी डिमांड बहुत कम होती है, क्योंकि यह एक सेंसिटिव क्रॉप है। अगर आप इसको सही तरह से क्वालिटी मेंटेन करके मार्केट में नहीं ले जाएंगे तो बहुत प्रकार की समस्या आती है। किसान जो उपभोक्ता लोग हैं इसको खरीदते नहीं है, जिससे उनका नुकसान होने का चांस रहता है। तो बटर मशरूम की जब भी आप उसकी तुड़ाई कर रहे हो तो एक तो परफेक्ट साइज होनी चाहिए, जिसको हम 2.5 से 3 सेंटीमीटर डाया कि अगर मशरूम है तो उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और वो खाने में भी ज़्यादा टेस्टी होती है और उसको लोग पसंद भी करते हैं। तो उसकी तुड़ाई करते समय सावधानी से तो तुड़ाई करें, और तुड़ाई करते समय चूँकि मशरूम में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है तो जब वो हवा के संपर्क में आता है तो वहाँ पे लाल धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसको मशरूम देखने में जो है धब्बा जैसा लगता है तो ख़राब लगता है, तो मार्केट में उसकी मांग नहीं होती है। तो उसको ख़राब तो नहीं होता हो, अगर कहा जाए ख़राब नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा सा धब्बा लगता है जिसकी डिमांड मार्केट में कम होती है। तो उसके लिए एक प्यूरिफाइड नमक आता है या केमिकल समझ लीजिए, जिसको बोलते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। उसका अगर हम 0.1% का एक सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें मशरूम को धुलाई करके फिर उसमें हम 2 से 3 मिनट के लिए अगर उस मशरूम को उसमें रख देते हैं और उसके बाद बाहर निकालते हैं तो मशरूम की जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है और देखने में भी काफ़ी सुंदर होता है। तो उसकी ऐसे मशरूम की मार्केट में एक अच्छी डिमांड होती है, जिसको किसान लोग उसको करके
और अच्छा पैसा उसका कमा सकते हैं। दूसरी वैरायटी की अगर बात करें, जैसे मिल्की मशरूम की बात करें या ऑयस्टर मशरूम की बात करें, उसमें इस प्रकार की समस्या नहीं आती है। उसमें ध्यान उनको यही देना है कि उसकी जो पैकिंग करें 200 ग्राम से ज़्यादा पैकिंग न करें। जो मार्केट में जो डिमांड होती है, जो मांग होती है, वो 200 ग्राम की पैकिंग में ही होती है और उस पोजीशन में भी काफ़ी टाइम तक वह टिकाऊ रहता है, ख़राब नहीं होता है। जी, तो अभी आपने यहाँ पर जाना कि किस तरह से आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। आज हमने इस कार्यक्रम में ये बात की और साथ ही आपने ये भी जाना कि बेल वाली सब्जियों की आपने कैसे खेती करनी है और किस तरह से उनकी फिलहाल देखरेख करने की आवश्यकता है। डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर चौधरी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों इस कार्यक्रम में आए, इतनी अहम जानकारियाँ आपने दी, अपना समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई आपको जल्दी से बता देते हैं कि हमारे कल के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। कल हम बात करने वाले हैं गर्मियों में दुधारू पशुओं के प्रबंधन के बारे में और साथ ही बात होगी खारे जल में झींगा पालन की। दोनों विषयों के संबंध में पहले से ही अपने प्रश्न भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न में लिख सकते हैं। दूरदर्शन का किसान का कॉल सेंटर नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप यहाँ पर ही फोन करके अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।